नमस्कार, मैं हजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दोनों एक दूसरे के पूरक, मिल बैठकर इस परेशानी का समाधान करें, बोले अधिवक्ता अलंकार सिंह। सुलझता नजर नहीं आ रहा न्यायिक कर्मचारी की मौत का मामला। अंडरब्रिज के ऊपर से छोटे वाहनों के लिए खुला रास्ता, मिली राहत। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर चल रहे आईएसबी निर्माण कार्य के चलते बंद था रास्ता। शहरी क्षेत्र में पहुंची जन आक्रोश यात्रा, बताई राज्य सरकार की नाकामियां। अवर रहे स्वयंसेवकों को किया सम्मानित, मुख्य समारोह के साथ हुआ गृह रिक्शा स्थापना सप्ताह का समापन। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू, ग्रामीण संस्कृति और स्थानीय रोजगार को मिले बढ़ावा, बोले जिला कलेक्टर। अब खबरें विस्तार से। जनता के बीच सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का रथ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचा। यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पर विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र की पहली नुक्कड़ सभा की गई। सभा में वक्ताओं ने राजस्थान सरकार की नाकामियों के बारे में बताया और कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा है, वह बेवजह नहीं है। उसका इजहार करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की मेहनत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बैजनाथ सागरमल बिहानी मार्केट के दुकानों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुकानदारों को पिंजरे में बंद कर बैठा रखा है, बड़े शर्म की बात है। साथ ही थड़ी वालों को हटाने पर पूर्व मंत्री का कहना था कि भाजपा का राज आने पर इन लोगों को सही जगह पर बिठाया जाएगा। आगे बैरिकेडिंग करा की हमारी किया लगी अरे सारे मां के ऊपर में गंद किया जा उसके नहीं कोई और नुकसान करे जो अपना खड़े हो तो बड़ा सूत हो थाने का सूत लगना है। इनमें मेरी भी दो दुकान है, गुंड वाली है। मतलब शर्म की बात यह है कि सारा शहर इसको देख रहा है और ये इस तरीके से पिंजरे में बंद करके इनको बैठा रखा है। तो इनके बच्चे हो गए और कोई आज के बैठे नहीं है, लंबे टाइम से चल रहा है। ये जो यात्रा है उस यात्रा में ये तमाम बातें छिपी हुई है। मतलब जनता में जो अपना कोई लाठी छोटो बन गाड़ को निकाल दी। जो आपके पास ताकत है उस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जनता में आक्रोश और गुस्सा है तो कोई बेवजह नहीं है, उसका इजहार करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। अब आप कोई सी बात उठा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को 4 साल में अपराध, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल डीजल देकर व किसानों की कर्ज माफी का झूठा वादा कर बेरोजगारी भत्ता नहीं देकर धोखा किया है। आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जनता को अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। देख लो, अब आजकल जगह जगह परीक्षाओं के ये जो बच्चों नौकरी में लगते हैं इनकी परीक्षा होती है। घर वाले चाहे कितनी मुश्किल में हो वो प्रयास करके अपने बच्चे को भी इसे नौकरी में लग जाए, ट्यूशन रखते हैं, कोचिंग करवाते हैं, पूरी मेहनत करवाते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ करवाते हैं। लेकिन इम्तिहान हुए अगले दिन अखबार में आ जाएगा कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो उस गरीब का तो खर्चा लग गया सारा का सारा। ऐसे अनेकों किस्से हैं। जब ये बात आपको पता चलती है, आपका बच्चा नहीं हो तो आपको भी गुस्सा आता है, बोले इस बच्चे का क्या कसूर था, इन बच्चों का क्या कसूर। तो ये जन आक्रोश इसी को कहते हैं। अभी बार बार पानी की बात हो रही थी, मैं तो धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस के राज में ये काम बंद हो गया। और ये काम अगर और पहले बंद होता, टिकियां नहीं बनी होती तो आप क्या करते? आप मेरे को गाड़ी निकालते। गाड़ी इस बात की निकालते कि डॉक्टर झूठ बोल के वोट ले गया, झूठ बोल के वोट ले गया, यहाँ की कोई स्कीम मंजूर नहीं। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 3 बातों से नाता है। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा व्यभिचार और तीसरा दलितों पर अत्याचार। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार भाजपा शासन की योजनाओं को नाम बदलकर खुद का विकास बताने में जुटी है। बड़े शर्म की बात है।
आज हम यहाँ पर देखते हैं, अगर अपने हनुमानगढ़ की बात करें, हम लोग कच्ची बस्ती से आते हैं और आपने देखा होगा कच्ची बस्ती के अंदर आज भी सरकार ने 2 साल हो गए, सब गरीबों के राशन कार्ड बंद पड़े हैं खाद्य सुरक्षा के, और सरकार ने 4-4, 5-5 बार ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिए। कई दिन पहले तो एक माता मुझे बताने लगी कि ई-मित्र पे मैं 1100 रुपए दे के आई हूँ सिर्फ राशन कार्ड की कड़क जुड़ाने के लिए, और वो जुड़ा भी नहीं। ये ऑफिस के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर अंबार लगा हुआ है फार्मों का, और इस सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि उन फार्मों की जांच कराकर जो कोई गरीब है उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाए। जब आपने फॉर्म भरवा लिए, गरीब के पैसे लग गए, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? कोई गरीब है उसको दो, और कोई अमीर ले रहा है तो उसको काट दो। अब ये कह रहे हम काटेंगे, तो हम कब मना करें भी कोई अमीर है तो काटो, और कोई गरीब है तो उसको दो। उसी प्रकार आज आप देख रहे हो हर तरफ भ्रष्टाचार, कहीं चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिना पैसे के तो फाइल तो नहीं हो रही। मतलब कि इस राज्य के अंदर कर्मचारी वर्ग इतना निर्दोष हो चुका है, अगर आपको एक खंभा टूट गया और बिजली बोर्ड में चेंज करवाना है तो 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अमित साहू ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की आपसी फूट से प्रदेश का विकास थम गया है, विकास रुका हुआ पड़ा है। कांग्रेस के जिम्मेदारों में चली आ रही खींचतान हर आदमी के लिए परेशानी बनी हुई है। और मेरे जहां साथ जो वाक्य हुआ, मेरे को 1.5 किलो अफीम के अंदर नजायज इस मार्केट के चक्कर में मुझे फंसा दिया गया। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं डॉक्टर साहब की बदौलत ही आज यहां खड़ा हूं। आप देख रहे हैं कि नगर परिषद ने आज हमारी मार्केट का क्या हाल कर दिया। हमारे को लोकतंत्र के अंदर जेल में बिठा दिया, और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, तो इस जेल से सबसे पहले मुक्त करने का काम इस मार्केट का किया जाएगा। इस अक्षेत्र में भूमाफिया लोग, कांग्रेस सरकार के अंदर भूमाफिया जो लोग हैं, आज इस प्रॉपर्टी की कीमत जो कि एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत 500 करोड़ रुपया आंक करके और यहां उसको गबन करना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि किसी भी कीमत में इस प्रॉपर्टी का गबन नहीं होने देंगे। इस आक्रोश यात्रा को हम लोग निकाल रहे हैं। लोगों में भारी आक्रोश कांग्रेस शासन के प्रति है, और जो कांग्रेस की जन विरोधी नीतियां हैं उसका लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से वाटर वर्क्स जो पीने के पानी की योजना थी उसको इन्होंने नाश किया। हम लोगों के दाएं साइड में जो मार्केट है इन लोगों को इन्होंने कब्जा करके इन्होंने छोड़ रखा है, बंद करके छोड़ रखा है। अपना जो गंगानगर रोड पे ओवरब्रिज था उसका इन्होंने खात्मा करके उसको अंडरपास बना के शहर को का एक तरह से बंटाधार कर दिया। आपका चुना फाटक ओवरब्रिज, चाहे जेल फाटक का ओवरब्रिज है, इस तरह के अनेकों काम जो पूर्ववर्ती सरकार में मंजूर हुए थे, इन लोगों ने उनको ख़त्म करने का प्रयास किया। सिर्फ इन लोगों ने जो किया वो जो पूर्व में जो हमारे अंडरपास बन गए थे उनका उद्घाटन करके उसमें पत्थर लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पूर्व में घोषणा की थी जिसमें मुख्य रूप से वॉशिंग लाइन थी वो भी मंजूर कराई, और एक जो हनुमानगढ़ का बाईपास जो आपके आज ही अखबार में उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, खबर भी आई है। निश्चित तौर पे इस बात में तय है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना विकास संभव नहीं है। आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर हमारे नगर में हनुमानगढ़ जंक्शन में आज आक्रोश यात्रा आई है। उसी आक्रोश यात्रा के निमित्त आज भगत सिंह चौक के नज़दीक हमारे शहर में मुख्य बाजार में आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट,
कैरोवन पार्क इत्यादि की स्थापना से रोजगार सृजित होंगे। देश विदेश के पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। योजना अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से गांव के जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाई को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय लोक कला को प्रोत्साहन और हस्तशिल्प का संरक्षण होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले राज्य बजट में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की घोषणा की थी। कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में ये जानकारी बीकानेर से आए पर्यटन विभाग के उप निदेशक अनिल राठौड़ ने दी। इससे पहले राठौड़ ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से 2,83,00,000 की लागत से जिले के 9 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी जिला कलेक्टर को दी। जिला कलेक्टर ने एसीईओ को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से होने वाले कार्यों की गुणवत्ता चेक कर लें और मार्च से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करवाएं। उप निदेशक अनिल राठौड़ ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। शुरुआत में 25% स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा। देय जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा ग्रामीण स्टार्टअप को अनुमोदन एवं देय लाभों में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जिला सभागार में कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन की जो समिति है उसकी बैठक हुई। तो बीकानेर से टूरिज्म विभाग से जो डिप्टी डायरेक्टर नए आए अनिल जी राठौड़ वो आए थे। तो जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण पर्यटन के लिए जो नई नीति बनी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी जारी की है। इसमें विभिन्न प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे पेइंग गेस्ट भी आप गाँव में खुल सकते हैं, कैंपिंग साइट बन सकती है और कृषि पर्यटन इकाई बन सकती है। इस तरह से 4-5 पॉइंट्स हैं जिसकी अलग अलग गाइडलाइंस हैं, वो विभाग की साइट पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो उनसे कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पर्यटन के नए आयाम खुले और पर्यटन के जो ग्रामीण क्षेत्र पर्यटन से अभी तक दूर हैं उसमें पर्यटन जो है वो आ सके ग्रामीण क्षेत्रों। मीटिंग में कई सुझाव दिए जी। जो कोला फार्म है अपना वन क्षेत्र है, इसके लिए सुझाव दिया था कि इसमें एक सफारी ट्रैक बनाया जाए ताकि जो इसमें वन्य जीव हैं उनके लिए जो अगर टूरिस्ट आते हैं तो ऑलरेडी जो 2,83,00,000 रुपए सैंक्शन हो चुके हैं अपने यहाँ 9 इकाइयों के लिए, जिसमें कोला भी है, उसमें वाच टावर और शेड और बाथरूम्स का निर्माण हो रहा है। वैसे ही भद्रकाली में भी हो रहा है और केतरपाल मंदिर जोरावत सर है। ऐसे करके 9 जगहों पे डेवलपमेंट पहले से चल रही है। कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत वृक्ष जनित तिलहन को बढ़ावा देने के लिए जंक्शन स्थित आत्मा कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिवसीय ऑफिसर्स स्टाफ प्रशिक्षण मंगलवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण के पहले दिन हनुमानगढ़, नोहर और भादरा क्लस्टर के करीब 30 कृषि अधिकारियों, सहायक कृषि अधिकारियों व कृषि पर्यवेक्षक ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में सहायक निदेशक कृषि BR बाकोलिया व कृषि अधिकारी साहबराम गोदारा, बलकर्ण सिंह, विकास स्वामी आदि ने शिरकत की। इस दौरान बरोड फार्म अनूपगढ़ के प्रभारी डॉक्टर मुकुंद यादव ने जैतून की खेती, कृषि अधिकारी साहबराम गोदारा ने रबी फसल, अनूपगढ़ के प्रगतिशील किसान संतलाल वर्मा ने जोजोबा की खेती तथा डॉक्टर विपिन भादु ने उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी अधिकारियों व कार्मिकों को दी। उप निदेशक कृषि कार्यालय जिला परिषद हनुमानगढ़ की कृषि अधिकारी साबरम गोदारा ने कहा कि वर्षा आधारित व कम पानी वाले क्षेत्र में जोजोबा की खेती निश्चित रूप से वरदान है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में वृक्ष जनित तिलहन योजना अंतर्गत जोजोबा और जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद इन अधिकारियों व कार्मिकों की ओर से किसानों को 4 प्रशिक्षण दिए जाएंगे। जोजोबा और जैतून की खेती करने के इच्छुक किसानों की ग्रुप बनाकर उन्हें अनूपगढ़ में जोजोबा व जैतून की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों के खेतों का विजिट भी करवाया जाएगा। इसके जरिए हनुमानगढ़ जिले में
जोजोबा और जैतून की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। श्रीमान उपनिदेशक कृषि श्री दानाराम जी गोदारा के निर्देशन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 2 दिवसीय वर्ष जनित तिलहन को बढ़ावा देने के लिए ऑफिसर्स कार्मिक प्रशिक्षण जो है आत्मा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें हनुमानगढ़, नौर और भादरा क्लस्टर के लगभग 30 कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक ने भाग लिया है। मैं बाड़मेर से जोजोबा, इसको होहबा भी कहते हैं, इसकी खेती कर रहा हूँ। और ये जो जोजोबा एक्चुअल में बंजर ज़मीन की खेती है, कम पानी की, और इसका बीज जो तेल के काम आता है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है जो कि इसको पानी भी कम चाहिए, इसको खाद या उर्वरक इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, और बहुत कम लागत में, कम खर्चे में ये खेती हो सकती है। और इसका भाव रेट भी अच्छा, ये मूल्यवान फसल है। और इसका जो उत्पाद है, इसमें तेल होता है, इसके बीज बिकता है, इसमें तेल होता है, और तेल कॉस्मेटिक और लुब्रिकेंट के काम आता है। और ये एक रेगिस्तानी झाड़ीनुमा पौधा है जो कि लगभग इसकी उम्र 160 साल के करीब है, और 70-80 साल आराम से ये पैदावार दे सकता है। और बंजर ज़मीन में जहाँ किसान को, जहाँ कम पानी है और पानी की जो ज़मीन, भूमिगत जल की जो क्वालिटी बढ़िया नहीं है या नहरी पानी कम है, वहाँ इसकी किसान आराम से खेती कर सकता है और बढ़िया इनकम, बढ़िया उत्पादन ले सकता है। राज्य सरकार का फार्म, कृषि विभाग का फार्म है बरौर, अनूपपुर के पास में पड़ता है। वहाँ पिछले 14 साल से जैतून की खेती हो रही है, 2008 से। हमने 2014 से बहुत ही शानदार प्रोडक्शन लिया है सरकार की उम्मीद के अनुरूप। बीच में कुछ लोकल इश्यूज, कम क्लाइमेटिक इश्यूज के कारण प्रोडक्शन कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी बिल्कुल नहीं हुआ। 2014, 2020 और 21 में हमने बहुत ही अच्छा कॉमर्शियल प्रोडक्शन लिया फार्म में। 2022 के अंदर अचानक टेम्परेचर अप होने के कारण फ्रूट सेट नहीं हुआ, जबकि फ्लोरिंग बहुत शानदार थी। तो अब की बार बिल्कुल ही न के बराबर फ्रूटिंग है। तो मैं तो सभी किसान भाई से यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी फसल है, लंबे समय की फसल है, और इसके मल्टीपर्पज़ है, मल्टी यूजेज है। जो हृदय से संबंधित बीमारियाँ होती है, डायबिटीज़ होती है, उनके लिए रामबाण है इसका तेल। तो हमने जैतून के फ्रूट पिकल्स के लिए सेल किया है, ऑलिव ऑयल भी सेल किया है, और हनी भी प्रोड्यूस किया है। और अपने खाजवाड़ा के पास में दंतौर पड़ता है, और ओलिव टी, जो पत्तियों से जो चाय बनती है, जैतून की पत्तियों से चाय बनती है, ओलिव नाम से वहाँ फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश हुई है, और वो ओलिव प्रोसेस करे, वो ओलिव टी पर्पज़ के लिए वो पत्तियाँ सप्लाई कर रहे हैं। जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के घर पर हुई मौत का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर में न्यायिक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल जारी है। इस कारण न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ में मंगलवार को 7वें दिन भी न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। न्यायिक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, न्यायिक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, न्यायिक कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सुभाष मेहरा को न्याय मिले, सुभाष मेहरा को न्याय मिले, सुभाष मेहरा को न्याय मिले। न्यायिक कर्मचारियों की ओर से सुभाष मेहरा को न्याय देने के साथ ही उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि न्याय दिलवाने वाले न्याय की गुहार लेकर पिछले 7 दिनों से आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर में कार्यरत नए कर्मचारी सुभाष मेहरा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके कारण उसके साथ ये वारदात हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुभाष मेहरा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा। इसके कारण प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। जयपुर में आमरण अनशन के साथ ही धरना दिया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की गई है। कार्य बहिष्कार कर जिला एवं सेशन न्यायालय के समक्ष धरने पर बैठे न्यायिक कर्मचारी रिपोर्ट दर्ज कर मृतक सुभाष मेहरा की मौत की सीबीआई जांच करने, जज को एपीओ कर उनके खिलाफ विभागीय जांच करने व मृतक सुभाष मेहरा के फोन के सिम जब्त करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने,
राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों में दास व गुलामी प्रथा बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन प्रदेश नेतृत्व को नहीं मिलता, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हाँ, राजस्थान कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ शाखा की तरफ से ये 7वें दिन धरना जारी है और सारे कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं और ये जब तक प्रदेश आह्वान नहीं करता, जब तक ये लगातार चलता रहेगा। भी जो हड़ताल जो हमारी चल रही है उसके अंदर में सभी जो परिवादी हमारे न्यायालय के अंदर जो न्याय के लिए आते हैं उन सब से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और हमारी यूनियन भी क्षमा प्रार्थी है कि भी उन्हें परेशानी तो आ रही है, लेकिन हमारे एक न्याय विभाग के कर्मचारी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम ये उपेक्षा करते हैं भी सभी जनता है जो परिवादी है वो भी हमारा सहयोग करे ताकि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी समस्याएं आ रही है परिवादियों को उसके लिए हम न्याय विभाग की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन फिर भी न्याय के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसको भी जारी रखना जरूरी है हमारे कर्मचारियों को। ये एक सोचने वाली विषय की बात हो गई भी न्याय विभाग के कर्मचारी को ही न्याय विभाग में न्याय नहीं मिल रहा है, तो एक जो भी आम जनता है वो न्यायालय से उम्मीद करती है, लेकिन वो उम्मीद पे जैसे अगर यहाँ न्याय के लिए आते हैं तो एक कर्मचारी को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो क्या उम्मीद करेंगे, आम जनता क्या उम्मीद करेगी। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल पर अधिवक्ता अलंकार सिंह ने कहा कि हड़ताल से न्यायिक कार्य पूर्णतः ठप पड़ा है। जो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है, जिनकी जमानत हो चुकी है या जिनकी जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से ली जा चुकी है, जिनकी पुरानी पत्रावलियां हैं, वह पत्रावलियां नहीं निकलने के कारण संबंधित व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। आमजन को भी न्याय मिलने में देरी हो रही है। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल हनुमानगढ़ में पिछले 30/11/2022 से लगातार जारी है। तब से न्यायिक कार्य बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ही रेयर कोई बाहर से कोई गवाह शुरू में 1-2 दिन जब आए तब उनके बयान न्यायिक महोदय द्वारा लिए गए, परंतु उसके बाद से कार्य बिल्कुल ठप हो रहा है, जिससे कि जो बंदे जेसी में हैं, न्यायिक अभिरक्षा में हैं, या जिनकी जमानत हो चुकी है या जिनकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है और जिनकी प्रकरण पुरानी पत्रावलियां हैं, वो पत्रावलियां नहीं निकलने के कारण वो बंदे भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो आम जन को भी न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही है, जिससे बहुत परेशानी है। परंतु इस परेशानी का समाधान न्यायिक कर्मचारीगण और न्यायिक अधिकारीगण मिलकर ही कर सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक। इसलिए मेरा दोनों पक्षकार अन्य बुद्धिजीवी हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी एक पक्षकार को अपने किसी प्रकार से किसी से कम आंकें। अधिवक्ता प्रदीप सिंह परमार ने भी उच्च अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की। कर्मचारी जो हड़ताल पे चल रहे हैं इसका नुकसान तो सभी जो न्याय के लिए लोग आ रहे हैं दूर दूर से परेशान होते हैं, उनको पता नहीं लगता भी स्ट्राइक पे हैं, वो आ जाते हैं, काम हो नहीं पा रहा है, सारा काम रुका हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से नुकसान तो सभी को ही हो रहा है, सभी वर्ग के, चाहे एडवोकेट हों, चाहे कर्मचारी हों या कोई जो पार्टियां हैं, उनको सभी को नुकसान हो रहा है। उच्च अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे वो और ज़्यादा जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा मामला। यह है। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज के कारण पिछले 2-3 माह से बंद किया गया रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। रास्ता खुलने पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी व सरस डेयरी की तरफ जाने वाले लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास बने मार्केट के दुकानदार भी खुश हैं, क्योंकि पिछले 2-3 माह से प्रभावित हुई ग्राहकी ने अब फिर रफ्तार पकड़ ली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर 25 लाख रुपए की लागत से डबल बॉक्स आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पूर्व में रेलवे विभाग में बॉक्स की लॉन्चिंग कर दी गई थी। ये कार्य संवेदक को अक्टूबर 2023 तक पूरा करना है, लेकिन शहर में यातायात व्यवस्था बाधित होने के कारण पीडब्ल्यूडी की ओर से संवेदक के साथ टाई अप कर विशेष प्रयास किया जा रहा है कि आरयूबी का कार्य अप्रैल 2023 तक पूरा कर दिया जाए। अगर अप्रैल तक किसी कारण से कार्य पूर्ण नहीं होता तो मई तक इस कार्य को पूरा करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। अग्रवाल ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान समस्या आ रही थी कि साइड में नगर परिषद का नाली निर्माण कार्य चल रहा था। इस वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण हाउसिंग बोर्ड से सरस डेयरी की तरफ जाने वाला रास्ता पूर्णतः बंद हो गया था। लोगों को घूमकर आना पड़ रहा था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इस समस्या के समाधान को प्राथमिकता देते हुए
कास्टिंग शीट बॉक्स लगाया था। अब उसके ऊपर से रास्ता चालू कर दिया गया है। इस कारण रास्ता काफी सुगम हो गया है। लोगों की आवाजाही बढ़ी है। मार्केट में भी लोगों का इससे निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। हालांकि भारी वाहनों का प्रवेश अभी निषेध है। छोटे वाहनों के लिए यह रास्ता सुगम हो गया है। पूर्व में हो रही समस्या से अब लोगों को निजात मिलेगी। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो गंगानगर रेलवे फाटक के नाम से LC 176 है, इस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में 25 करोड़ की लागत से डबल बॉक्स RUV की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य प्रगति पे है, जिसमें पूर्व में रेलवे विभाग के अंदर बॉक्स की लॉन्चिंग कर दी गई थी। अब अप्रोच का कार्य प्रगति पे है। उक्त कार्य वैसे तो संवेदक को 10वें महीने तक 10/2023 तक पूरा करना है, लेकिन चूंकि इससे यहाँ पे शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी सी बाधित हुई है, तो उसको देखते हुए संवेदक को हम विशेष प्रयास कर रहे हैं उससे टाई अप करके, और हमारी पूरी कोशिश है कि इसको अप्रैल के महीने तक हम इस कार्य को पूरा करने की पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। अप्रैल नहीं तो मई तक तो हम इसको कर ही देंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। और इसके अंदर अभी एक समस्या ये आ रही थी कि साइड में नाली का काम भी चल रहा था नगर परिषद का, तो इसकी वजह से आने जाने के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो इसमें जो हाउसिंग बोर्ड से डेयरी की ओर जाने वाला रास्ता है वो पूर्णतः बंद हो गया था, लोगों को काफ़ी घूम के आना पड़ रहा था। तो वहाँ पे हमने अभी प्रायोरिटी के ऊपर लेकर के उसके वो जो कास्टिंग शीटू बॉक्स से लगाया था उसके ऊपर से वर्तमान में रास्ता चालू कर दिया है। जंक्शन के अनाज मंडी प्रांगण में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने बताया कि अनाज मंडी के यार्ड नंबर 2 के पास सड़कों का लेवल काफी नीचे होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती। इस कारण सड़कों की हालत काफी खराब है। यार्ड नंबर 2 के पास RCC सड़क का निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा मंडी प्रांगण में बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करवाया जाए। यार्ड नंबर 4 की तरफ कॉमन पेड़ पर शेड का निर्माण करवाया जाए तथा मंडी प्रांगण में नए बनाए गए पेड़ों पर खंभों पर लाइट लगवाई जाए। मंडी प्रांगण में लगाए गए CCTV कैमरे पर्याप्त नहीं हैं। इन कैमरों की पिक्चर क्वालिटी भी कम है, इसलिए मंडी में अच्छी क्वालिटी के पर्याप्त CCTV कैमरे लगाए जाए। व्यापारियों ने इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग मंडी समिति सचिव से की। मंडी की जो समस्याओं के बारे में कृषि उपज मंडी समिति के सेक्रेटरी साहब को लेटर दिया है, जिसमें यार्ड नंबर 2 में सड़कें नीची है, जहां पानी खड़ा रहता है, उसको ऊंचा करने के लिए। दूसरा नंबर CCTV कैमरे बहुत हल्के लगे हुए हैं, पहले बढ़िया इनसे फोटो नहीं आ रही। इसके लिए भी दोबारा नए भी कैमरे और भी लगाए जाएं और इनको भी चेंज किया जाए। और नालियाँ जो पानी खड़ा रहता है निकासी के लिए नालियाँ बनाई जाए। इनके बारे में हमने सेक्रेटरी साहब को लेटर दिया है, बजट में ये चीज़ें पास करवा के मंडी की जो भी समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा ने के अनुसार व्यापार मंडल की मांग पर आगामी वित्त वर्ष में बजट के आधार पर मंडी समिति प्रस्ताव लेगी और उस समय प्राथमिकता के अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही कहा कि धान मंडी प्रांगण में जरूरत के अनुसार CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कुछ नए कैमरे लगाए जाने हैं, वह भी वित्त वर्ष में बजट के आधार पर लगाए जाएंगे। व्यापार मंडल द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत करके ब्लॉक नंबर 4 में शेड लगाने के लिए और नालियों की रिपेयर करने के लिए, सड़कें ऊंची करने के लिए ज्ञापन दिया है। तो आगामी वित्त वर्ष में बचत के आधार पर मंडी समिति प्रस्ताव लेगी और उस समय जो भी प्राथमिकता के अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। गृह रक्षा विभाग के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से मनाए जा रहे गृह रक्षा स्थापना सप्ताह का समापन मंगलवार को मुख्य समारोह के आयोजन के साथ हुआ। मंगलवार को अंतिम दिन मुख्य समारोह का आयोजन कार्यालय समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ परिसर में आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पलविंदर सिंह व अमित कड़वासरा थे। अध्यक्षता कमांडेंट प्रियंका कड़वासरा ने की। अतिथियों की ओर से गृह रक्षा स्थापना सप्ताह के दौरान हुई खेलकूद सहित विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय के स्वयं सेविकाओं को सम्मानित किया गया। कमांडेंट प्रियंका कड़वासरा ने बताया कि गृह रक्षा विभाग के 60वें स्थापना दिवस 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में गृह रक्षा विभाग की संरचना, कार्य, कर्तव्य, उपयोगिता की आमजन को जानकारी देने के लिए 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से गृह रक्षा स्थापना सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यालय कैंपस की साफ सफाई और परेड अभ्यास किया गया। कार्यालय स्टाफ एवं स्वयंसेवकों की ओर से स्वच्छ भारत अभियान कलेक्ट्रेट रोड सर्किट हाउस से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक मुख्य रोड की साफ सफाई की गई। जन चेतना रैली निकाली गई। रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। मुख्य समारोह में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी व स्वयंसेवक मौजूद रहे। आज हमारे होमगार्ड का 60वां स्थापना दिवस था। उसमें हमने विभिन्न गतिविधियां एक सप्ताह के अंदर करी और आज उसका प्रोग्राम का समापन कार्यक्रम था और साथ में स्थापना दिवस का भी शुभ पर्व था। ये समापन समारोह का उद्देश्य यही था कि जन जागरण हो और ये जो मैसेज है जो होमगार्ड ने अभी एमसीडी इलेक्शन में किया है काम जो वो सब तक पहुँचे और सबको ये मैसेज जाए कि ये जो सेवा कर रहे हैं तो पूरे मन से लगन से कर रहे हैं और उनके काम को नाम जान पहचान के साथ साथ ये फ्यूचर के लिए भी तैयार करते हैं कि आप इसी तरह सेवा करते रहें और देश के विकास में प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहें। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में पिछले करीब 1 सप्ताह से 2 बंदरों ने आतंक मचा रखा है। इन बंदरों के आतंक से पूरा मोहल्ला परेशान और भयभीत है। कॉलोनी वासियों की माने तो यह बंदर घरों में घुसकर खाने पीने व अन्य सामान इधर उधर बिखेर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें भगाने का प्रयास करता है तो उसे काटने को दौड़ते हैं। इस कारण कॉलोनी वासी भय के माहौल में जीने को मजबूर है। वार्ड पार्षद की सूचना पर मंगलवार को वन विभाग के कर्मचारी बंदरों को पकड़ने के लिए कॉलोनी में तो पहुंचे, लेकिन बिना संसाधनों के। इस पर कॉलोनी वासियों ने नाराजगी जताई। ये पार्षद साहब ने सूचना करी हमारे डीएफओ साहब को कि 2-3 दिन से यहाँ बहुत दुर्गा कॉलोनी के अंदर बंदर घूम रहे हैं। हम रात भी आके गए, गाड़ी टोला गई हुई है, वहाँ गश्त में है। हमारे मीणा जी हमारे उच्च अधिकारी ने हमारे कहा भी आप जाओ, हम आगे, पर हमारे पास सब कुछ सुविधा ही नहीं है। 5-7 दिनों में मोहल्ले में 2 बंदर आए हुए हैं। इन्होंने काफी आतंक मचा रखा है और घरों में घुस जाते हैं, सामान छीना झपटी करते हैं और जो इनको भगाने की कोशिश करता है उनके खाने वाले बंदर हैं, ये उनके खाने के लिए दौड़ते हैं। उनको समझ नहीं आता, बिना कोई इनके पास ना कोई जाल है ना कोई इनके पास कोई सिस्टम है, ये कैसे पकड़ेंगे उन बंदरों को। अभी इनके पीछे ही पड़े थे वो दौड़ने खाने के लिए। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा महाविद्यालय में व्याख्याताओं के पड़े रिक्त पदों को भरने सहित छात्र संघ के विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में प्रदर्शन कर प्रचार का घेराव किया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। केमिस्ट्री की लेक्चर व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे विज्ञान की लेक्चर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। विद्यार्थी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज छात्र संगठन एसएफआई ने राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में विद्यार्थियों की आने वाली दिक्कतों को लेकर प्रचार का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा है। जैसे कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो 750 विद्यार्थी ऐसे हैं केमिस्ट्री के जिनको भी लेक्चरर नहीं मिल रहे, उनकी लैब के ऊपर ताला लगा है, लैब असिस्टेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे विद्यार्थी जिले का सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी दर की ठोकरें खा रहा है। उन मांगों को लेकर छात्र संघ के साथ आज छात्र संगठन एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्ञापन सौंपा है और जल्द ये मांग की है कि जल्द विद्यार्थियों की मांग पूरी होनी चाहिए। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक नई पहल उठानी चाहिए। सभी जो कर्मचारी हैं, व्याख्याता हैं, उनकी मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग में ये पता लगना चाहिए किसका कितना सिलेबस पूरा हो गया। इन सब मांगों को लेकर
और जो अकादमिक शाखा जो नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थी अपनी मार्कशीट टीसी वगैरह के लिए बाहर घूमते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाने के लिए हमारी मांग को लेकर आज इन सब मांगों को लेकर लगातार साफ सुथरी मांग को लेकर आज एसएफआई ने ज्ञापन सौंपा है। और जब हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम जल्द विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।